अच्छा भाई, बच्चों हमारे पास लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था भाई? फाइंडिंग एटम्स तक कर लिया था। एस मोल्स हमने स्टार्ट किया था, और ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है भाई, दिवाली आज फिजिकल क्लास से तुम आए नहीं? सर मैंने सोचा ऑनलाइन ही ले लूंगा। चलो, खैर। अच्छा भाई, आज का हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आयंस व्हेन यू डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। ठीक है भाई, जब आप वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जितने आएंगे वो आपको निकालने हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है कि बस ये सपोज कर लो। इशू क्या है भाई? कि एग्जामिनर ने तुम्हें इक्वेशन नहीं दी हुई। अब बच्चा जब पहले होता है ओ लेवल्स आईजीसीएसई में, तो बच्चा ये समझता है कि भाई हमें इक्वेशंस दी हुई होंगी। नहीं भाई, अब आप आ गए हैं किसमें? एएस लेवल में आ गए। तो एएस लेवल में आपको अगर इक्वेशन दे दी एग्जामिनर ने तो बहुत बड़ी गनीमत है, वरना आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। तो ये देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने किस में डिसॉल्व करवाया है भाई? पानी में डिसॉल्व करवाया है। तो देखो, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, डिसोसिएशन इक्वेशन। आई होप सबको आती होगी। तो ये देखो, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व कराऊंगा तो मुझे कौन कौन से आयन देगा ये? एक तो मुझे सोडियम आयन देगा, और इसके साथ साथ मुझे दूसरा जो आयन देगा ना, ये देगा कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में कोई गलती है या नहीं है? इक्वेशन सही है सर, हम चला लेंगे इसको। चलो सही है। सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। बोलो भाई, बोलो भाई। हमें किसने बोला? रुच बोलो। तो सोडियम दो होंगे ना। वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, भाई यहाँ पर एक बच्चे ने बोला कि सर प्लस H2O नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम डिसोसिएट कर रहे हो तो प्लस H2O लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वरना इसको तुम लिख भी सकते हो, नो इशू। अब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट इधर सॉलिड था, वाटर लिक्विड हो गया आपका। और जो चीज डिसॉल्व होती है पानी के अंदर, वो किस फॉर्म में आती है? एक्वस फॉर्म में आती है। ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमें उरूज ने भाई जवाब दिया कि सर यहाँ पर हमारे पास सोडियम 2 होने चाहिए। अच्छा भाई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखो, यहाँ पर सोडियम कितने हैं मेरे पास? यहाँ पर सोडियम मेरे पास 2 है ना। तो अगर मुझे इक्वेशन को अपनी बैलेंस रखना है तो मुझे सोडियम को 2 करना पड़ेगा ना भाई। तो मेरे देखो, 2 सोडियम आ गए। अच्छा, अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी ना इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से वाटर हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए। अब ये देखो बच्चों, अगर मैं इक्वेशन को इंटरप्रेट करूं, इंटरप्रेट का मतलब है रीड करना। अगर मैं इक्वेशन को रीड करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मुझे देंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन? क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई? हाँ भाई, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये देखो कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करवाऊंगा तो मुझे 2 मोल्स ऑफ सोडियम मिलेंगे एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट मिलेगा। ऐसा ही है भाई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे गिवन क्या है? हमेशा हम लोग गिवन रिक्वायर्ड के उस पर चलते हैं। मुझे यहाँ पर गिवन क्या है भाई? 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऐसा ही है। अब याद रखो बच्चों, तुम्हारे पास ये चैप्टर मोल्स का है। अगर तुम्हें मैंने बताया था कि कोई भी चीज अगर हमें गिवन होती है तो हमेशा हम लोग किस साइड पे जाते हैं? हमेशा हम मोल्स की साइड पे जाते हैं। मतलब हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं मोल्स। ऐसा ही है भाई। तो अब देखो कि हमारे पास मैंने यहाँ पर बना लिया है गिवन, और यहाँ पर मैंने बना लिया है रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला भाई? आपको हमेशा आप लोगों को मोल्स निकालने हैं अगर आपकी इक्वेशन में, सॉरी, आपके जो क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो गिवन मुझे क्या है? मैथ्स गिवन है मुझे, और मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मोल्स। मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमेशा आप लोग स्टार्ट किससे करते हो भाई? 1 मोल से स्टार्ट करते हो। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल में मेरे पास मैथ्स किसका आएगा? हाँ भाई, 1 मोल में मेरे पास मैथ्स किसका आएगा?
देखो भाई सोडियम कार्बोनेट का नहीं आएगा क्या भाई? जी। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का बच्चों जल्दी जल्दी कर लो। सोडियम 2 है तो 2 सोडियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। तो सोडियम का 23 होता है प्लस 112 प्लस 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16। तो चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर लाओ। 106। 106 ग्राम, ऐसा ही है भाई कि मेरे पास 106 ग्राम आ रहा है एक मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास यहां पर गिवन क्या है, मैथ्स गिवन है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को अलग तरीके से पढ़ूं तो ये देखो कि मैं कह सकता हूं कि भाई पहले मैं ऐसे पढ़ता था कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब मैं इसको बोल देता हूँ कि 106 के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि 10 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे, क्रिस क्रॉस करके निकालो जल्दी। तो ये हो जाएगा 106x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 106, 0.094। बच्चों मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 0.094। ऐसे ही भाई, तो x क्या है मेरे पास, x है बच्चों मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऐसा ही है भाई, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। अब मैं चलता हूं इक्वेशन की तरफ। अच्छा इक्वेशन में नीचे वापस देखो, ये देखो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मुझे क्या बनाकर दे रहा था, मुझे बनाकर दे रहा था 2 मोल्स ऑफ सोडियम का आयन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है भाई, ये मुझे ये बनाकर दे रहा था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मुझे कितने मोल ऑफ आयंस बनाकर दे रहा था। कोई मुझे ये बता सकता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है आपका टोटल कितने मोल्स ऑफ आयंस बनाकर दे रहा था। बच्चों क्योंकि सवाल में लिखा होगा ना कि भाई आपको टोटल आयंस बताना है, फाइंड दी, ओ सॉरी टोटल टोटल बताना है भाई, मैंने यहाँ पर टोटल मिस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ आयंस बताना है आपको। तो यहां पर आप मुझे बता सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आ रहे हैं मेरे पास। 3, वेरी गुड। देखो ना भाई, अब बच्चा सवाल करता सर 3 मोल्स कैसे आ रहे हैं। भाई देखो 3 मोल्स ऐसे आ रहे हैं कि 2 मोल सोडियम के एंड 1 मोल कार्बोनेट का, तो टोटल आपके पास 3 मोल्स आ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सॉरी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मुझे 3 मोल्स ऑफ आयंस अगर दे रहा है तो मैंने मोल्स कितने निकाले, 0.094 मोल्स मैंने निकाले हैं। तो बताओ ये कितने मोल्स ऑफ आयंस देगा। अच्छा मैं आगे लिख देता हूं मोल्स ऑफ आयंस, तो ये x निकाल दो भाई। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0.094 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x आपका कितना आ गया भाई बताना बच्चों, 0.283। हाँ चलो 28 भी लिख लो, 283 भी लिख लो, नो इश्यू। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब बच्चों क्या ये आंसर है या नहीं, कोई मुझे बता सकते हैं क्या ये आंसर है या नहीं। क्या ये मेरे पास आयंस आए या नहीं आए। हाँ भाई, क्या ये मेरे पास आयंस आए हैं। हाँ भाई रिजवान, या ये मेरे पास मोल्स ऑफ आयंस आए, मोल्स ऑफ आयंस आए ना ऑब्वियसली। अब मुझे इनको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ आयन के अंदर कितने आयंस होंगे। हाँ भाई, किसी को पता है ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस नहीं होंगे क्या मेरे पास। ठीक है भाई, 1 मोल ऑफ आयंस के अंदर मेरे पास होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास मोल्स ऑफ आयंस कितने हैं, 0.283 ऑफ मोल्स ऑफ आयंस है। एक मिनट, मोल्स ऑफ आयंस, तो ये मुझे कितना बना कर देगा x। ठीक है भाई, तो इसका मैं रेशो नीचे बना लेता हूँ बच्चों, नीचे बना लेता हूँ मैं रेशो, कि मैंने यहाँ पर रेशो किसका बनाया है, मोल और आयन का। तो 1 मोल के अंदर मेरे होते हैं बच्चों 6.02
एक्सपोनेंट 23 आयंस। तो बताओ मेरे 0.283 में कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका बन जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 0.283 इज इक्वल टू एक्स। तो बताना बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। 1.7 एक्सपोनेंट 23, वेरी गुड। 1.7 एक्सपोनेंट 23, ये आपके पास आ गए हैं टोटल आयंस। बच्चों ये आपका मेन आंसर है, ठीक है भाई। अगर बच्चा ऊपर तक करके आ जाता है, बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि भाई मुझे क्या करना है। बच्चों उसने आपसे मोल्स ऑफ आयंस नहीं मांगे। अगर वो सवाल में आपसे मोल्स ऑफ आयंस मांगता तो आप यहीं पे खत्म कर देते अपना सवाल, यहाँ पर अपना सवाल खत्म कर देते आप। लेकिन अभी उसने क्या मांगा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो भाई हम लोग ने क्या करा, एवोगैड्रो नंबर से उसको रेशियो बना के फिर हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया, और वैसे फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है बच्चों सबको। ये वाला सवाल तो इजी था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। ऐसा तुम कॉपी नहीं कर रहे। अक्सा, अयान, दिवाशीष, फकरा, सान, सुमैया एंड उरूज। बच्चों समझ आता है ये बात। जी सर। जी सर। चलो यस सर, क्लियर। गुड है, गुड है। हाँ मेरे जान आगे बढ़ो। ठीक है, अभी देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज सिखाता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन related to mass and moles, related to mass and moles। ठीक है भाई, अब ये देखो बच्चों, अगर सपोज करो मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, और इधर अगर ये देख लो तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये आपके पास आ गया 2। अब अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं, इंटरप्रिटेशन मतलब रीडिंग अगर मैं करूं इक्वेशन की अकॉर्डिंग टू द मोल्स एंड मास, अभी देखना पहले मैं ऐसा करता हूं, मोल्स के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये तो इजी है भाई, ये तो सबको आता है। तो मैंने यहां पर लिखा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water। ठीक है भाई, to form 2 moles of water। अब अगर मैं बात करूं कि बच्चों मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितना मैस होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर होगा 2 ग्राम, ऐसा ही है क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट डायटोमिक स्टेट में करता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का मैस कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मैस मेरे पास कितना होगा, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो ये हमारे पास 32 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ वाटर का मेरे पास कितना होगा, इट विल बी 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम ना। ठीक है भाई, अब ये तो मैंने सिंपल वाला लिखा है, अब मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब देखना इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मेरे पास कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है, ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन का 1 मोल का कितना होता है, मेरे पास 2 ग्राम्स होता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 2 ग्राम होगा, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 4 ग्राम्स
of hydrogen reacts with how many gram of oxygen? 32 gram of oxygen. Very good. With 32 gram of oxygen to form, हाँ भाई, to form कितने gram of water? 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन सीखी आप लोगों ने कि आपको अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन आपको मोल्स पढ़ना आने चाहिए और उन मोल्स को देखते हुए आपको मैथ्स पढ़ना आना चाहिए एंड वाइस वर्सा। अगर आपको मैं मैथ्स दे दूं तो अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन आपको मोल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज, ये तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं भाई। अब ये देखो कि मेरे पास इक्वेशन है, ऐसा करते हैं कि हेबर प्रोसेस की इक्वेशन देख लो। ये मेरे पास हेबर प्रोसेस की इक्वेशन है। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन में मेरे पास क्या होता है भाई, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, अच्छा चलो इसको मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इधर देखो बच्चों, अब इधर देखो भाई कि सबसे पहले तो हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी मोल्स। तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं भाई, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ, सॉरी 1 मोल बोल रहा हूं बच्चों, 3 मोल्स, 3 मोल्स reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia। ठीक है भाई, ये तो इंटरप्रिटेशन हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू दी मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है? हाँ भाई, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मेरे पास मास होगा, नाइट्रोजन, ये तो गलती है ना, यही सारा मसला है। नाइट्रोजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 14 होता है नाइट्रोजन का, 7 तो एटॉमिक नंबर होता है, 14 मास नंबर होता है। तो ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 ग्राम। अब मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम। और 1 मोल ऑफ अमोनिया का कितना होगा बच्चों मेरे पास, 7 + 3, तो ये कितना हो गया, 10 ग्राम। और 14 + 3 सॉरी 17 ग्राम। ठीक है, अब ये मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं 1 मोल्स के लिए, लेकिन अब मुझे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखनी है। अब मुझे मास में इंटरप्रेट करना पड़ेगा इसको। तो मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मैस कितना होगा भाई? हाँ भाई, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मेरे पास मैस है, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना मैंने, 28 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट्स विद, हाँ भाई, कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 grams. वेरी गुड, 6 grams ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, हाँ भाई, कितने ग्राम ऑफ अमोनिया, 34. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है बच्चों, कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ, बस फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखो, जैसे कि बच्चों मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स अस ये चीज, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ऑब्वियसली। तो इसकी अगर मैं इंटरप्रिटेशन लिखूं तो मेरे पास 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भाई, अब इधर देखो हाइड्रोजन, और तो चलो इसकी इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of
iodine to form 2 moles of हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो इक्वेशन में आयोडीन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, मैं इक्वेशन वापस कॉपी करता हूं बच्चों। मेरे पास आयोडीन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:1 है, लेकिन मेरे पास जो बाकी किसी भी चीज से अगर आप कंपेयर कर लो तो हाइड्रोजन आयोडाइड का इन दोनों से क्या रेशियो है, 2, 1:2 का रेशियो है। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने यूज करे हैं 5 मोल्स ऑफ आयोडीन, तो क्या तुम सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के मोल्स देखकर बता सकते हो कि मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बने होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज करें? रेशियो लगाओ, सिंपल रेशियो, बेसिक मैथ से। हाइड्रोजन आयोडाइड के 10 होंगे, कैसे पता चला भैया? 1:2 का रेशियो है तो डबल हो जाएंगे ना मेरे मोल्स, ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के 10 मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के कितने आएंगे? 5 ही आएंगे ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ठीक है भाई। तो देखो, अगर आप रेशियो अगर एक बार पढ़ लो ना, तो उसके बाद अगर नीचे मैं आपको कोई से भी मोल्स दे दूं वो आप लोग कन्वर्ट कर लो। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लेके चलता हूँ। ये देखो कि अगर मैंने सपोज करो आपको बोला कि भाई मैंने यूज करा है, चलो 1.5 में मोल्स को छोड़ो, मैंने यहां पर यूज करा है 3.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मेरे पास, सॉरी आयोडीन यूज करा मैंने 3.5, तो मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बनेगा? 7 मोल्स बनेगा, और हाइड्रोजन कितनी बनेगा? 3.5 मोल्स बनेगा। अगर सपोज करो मैं आपको कह देता हूं कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करा है 10 ग्राम्स, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अपना आयोडीन कितना यूज करूंगा? आयोडीन आयोडीन कितना यूज करूंगा और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना यूज करूंगा? तो ये आप 10 यूज करोगे और ये आप 20 यूज करोगे। ठीक है भाई, ये ग्राम्स है। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आगे चलता हूँ भाई मजीद, जल्दी जल्दी कर लो इसको कॉपी, साथ साथ कॉपी कर ले करो बच्चों। नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, चलो इसकी वापस एग्जांपल करते हैं हम, गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मेरे पास नाइट्रोजन का कितना भाई? 1 मोल है। अगर मैंने बोला कि इनका रेशियो निकालते हैं 1:3 का और उसके बाद 2 का रेशियो है, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन यूज कर लिया है 10 मोल्स, ये रेशियो मैंने बना लिया, तो मैंने अगर नाइट्रोजन 10 मोल्स यूज करा है तो बताओ मैंने हाइड्रोजन कितना यूज करा होगा? 30 मोल्स। और मेरे पास जो अमोनिया फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा? 20 मोल्स। ठीक है। अब हम लोग डील करते हैं जैसे कि मेरे पास बना है 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब बताओ क्या चीज है? हाइड्रोजन 0.5 होगा। हाँ, हाइड्रोजन होगा 0.35। देखो भाई मैंने यहाँ पर बोला है कि मैंने अमोनिया के मोल्स हाफ कर दिए, देखो ना मैंने यहाँ पर अमोनिया के मोल्स हाफ कर दिए, तो ये सारी चीजें भी तो हाफ हो जाएंगी, ऐसा ही है ना? मैंने कहा भाई जब मैंने अमोनिया के मोल्स बन कितने रहे थे? 2 बन रहे थे। अब अगर मैं नाइट्रोजन से कंपेयर करूंगा तो 1:2 का रेशियो था, नाइट्रोजन हाफ हो गया मतलब 0.5 हो जाएगा, ऐसा ही है। अब मेरा तुम्हें कंपेयर करना है हाइड्रोजन का और अमोनिया का रेशियो। अब देखो मैंने हाइड्रोजन जब 3 मोल्स बना रहा था तो अमोनिया कितना बन रहा था मेरे पास? हाइड्रोजन जब 3 मोल्स यूज कर रहा था तो अमोनिया कितना बन रहा था? 2 मोल्स ही बन रहा था। ठीक है। अब मैंने अमोनिया कितना यूज करा है? 1 मोल, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना बनेगा? x। अब निकाल लो इसको, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2।
डिवाइड बाय 2 का मतलब हाफ नहीं होता क्या? वही तो होता है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे इसके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5। ठीक है भाई, तो ये इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आप लोगों को भाई, रिलेटेड टू दी mass एंड रिलेटेड टू दी मोल्स। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों सारी चीजें क्लियर होती है भाई सबको? यस सर। यस सर। ओके गुड है। अच्छा भाई, एक इक्वेशन करते हैं हम, और इक्वेशन सपोज करो हम लोग ये वाली कर लेते हैं कि आयरन 2 ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमें आयरन बनाकर देगा, ये हमें आयरन बनाकर देगा, और ये हमें बनाकर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भाई, देखो ये इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। आयरन 2 है तो आयरन 2, यहाँ 3 है तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिख लो, मैं भी लिखता हूँ, तुम लोग भी लिखो। मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ, सर वो ऑक्सीजन बैलेंस है। 3 to the 6, हाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस है। देखो ना, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 6 हो गए, एंड 3 to the 6। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं रेशियो बोलूं तो 1:3 का रेशियो है आयरन 3 ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में, और इसका है 2:3 का रेशियो। ठीक है, अब बच्चों सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया है आयरन 3 ऑक्साइड का रेशियो या मोल्स 0.75। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने आएंगे भाई? जल्दी जल्दी बता दो। 2.25. 2.25, ओके। और मेरे पास आयरन के कितने आएंगे? आई थिंक 1.5, 1.5। एंड सेम गोज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी आपके 2.25 ही है। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करो कि यहां पर ले लेता हूं मैं 1.75 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मुझे बताओ आयरन ऑक्साइड के कितने आएंगे, आयरन के कितने आएंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड के, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने आएंगे? जल्दी जल्दी करो। हाँ भाई, तो देखो आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर रेशो क्या है? 1:3 का है ना। तो मतलब अगर मेरे पास 1:3 का रेशो है और मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने 1.75, तो ये x हो जाएगा मेरा। ठीक है भाई, अच्छा अभी मैं इसके निकाल रहा हूँ, आयरन ऑक्साइड के निकाल रहा हूँ, तो मेरा x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे ना तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 1.75। तो ये x इज इक्वल टू 1.75 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। मुझे बताना है कितना आ रहा है? 0.58। और अब मुझे निकालना है भाई किसका? अच्छा देखो कार्बन डाइऑक्साइड का तो सेम आएगा, क्योंकि देखो 3 मोल्स है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम पहले कर लेते हैं, ये आएगा 1.75। अब आयरन के मुझे निकालने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन में क्या रेशियो है? आयरन 1.16 आ रहा है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड में है 3:2 का रेशियो और आयरन के बीच में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास 1.75 थे और ये x हो गया, तो देखो ये कितना आएगा 2 into 1.75 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x। तो देखो भाई सबका 1.16 आ रहा है क्या? 1.16 आ रहा है ना, चलो गुड है। ठीक है भाई, तो ये क्योंकि जो अभी आगे आने वाले सवाल है ना वो इससे रिलेटेड है बच्चों, तो आप लोगों को जब ये मैंने चीज सिखाई है
हो जाए तो फिर मुझे बताओ, मैं आगे चलूँ। ठीक है भाई, अब बच्चों हमारे पास आ रहा है आज का क्वेश्चन, वो है फाइंड दी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन 0.75 grams of nitrogen reacts with excess of hydrogen। अब भाई सपोज कर लो कि इस सवाल के लिए आपको एग्जामिनर ने इक्वेशन नहीं दी, तो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे भाई? नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है आपका? अमोनिया बनाता है। अच्छा, अब इसके बाद सर क्या सिर्फ इक्वेशन लिखना काफी है? नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है भाई आपको। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसका रेशो देखो बच्चों, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रेशो कितना है? 1:3। एंड देन उसका अमोनिया के साथ क्या रेशो भाई इन सबका? तो 2। अब बच्चों जब भी कोई ऐसा आपके पास सवाल आ जाए ना, ऐसा कोई सवाल आ जाए, तो उसके अंदर जो एक्सिस वाली चीज है ना, आपको उसको इग्नोर कर देना। एक्सिस वाली चीज को आपको इग्नोर कर देना। इसका मतलब एक चीज तुम्हारे पास एक्सिस में है जो कि हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे पास दूसरी चीज जो होगी वो लिमिटिंग होगी, तो आपको उससे काम करना है, अपनी पूरी कैलकुलेशन ही आपको उससे करनी है। और देखो तुम्हें डेटा भी उसी का ही गिवन है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तुम्हें नाइट्रोजन का डेटा गिवन है, तो नाइट्रोजन से आप लोग काम अपना स्टार्ट करोगे। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें यहाँ पर निकालने हैं मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है? नाइट्रोजन का मास। तो मैं गिवन और रिक्वायर्ड बना लेता हूं। तो देखो गिवन मेरे पास क्या है भाई? मास। और मेरे पास रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर? मोल्स। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया ना कि भाई जो भी चीज अगर आपको दी गई हो तो हमेशा आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है हमेशा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग? 1 मोल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे बात बताओ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? हाँ भाई, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का 28। और मेरे पास निकालना क्या है मुझे? मोल्स निकालना है ना, और मुझे मास गिवन है। तो इसको मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ कि भाई 28 ग्राम के अंदर मुझे 1 मोल गिवन होता है। सॉरी, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का बराबर होता है 1 मोल के। तो बताओ 0.75 ग्राम का कितना होगा? तो निकाल लो भाई, एक्स निकाल लो। ये देखो, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम थिंग। तो x इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय 28 कितना आ रहा है रिजल्ट? 0.026। 0.026 हमारे पास जो आ गया भाई वो क्या आ गया? मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, सॉरी मास ऑफ अमोनिया। और मोल में क्या? एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास आ गया है भाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया भाई हमारे पास। ठीक है भाई, अब मेरे पास आ गए हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब मैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये देखो, ये मेरे पास इक्वेशन होती थी, ये थी भाई इक्वेशन। अब इसी के रेशो को यूज करते हुए क्या मैं इन सबके मोल्स निकाल सकता हूँ? अमोनिया के मोल्स निकाल सकता हूँ। नाइट्रोजन के मेरे पास मोल्स आ गए। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं भाई मेरे पास? 0.026। तो बताओ मेरे पास अमोनिया के मोल्स कितने आएंगे और मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे?
is 0.053. 0.053। हाइड्रोजन में कितना आएंगे? 0.078. 0.078। खैर हाइड्रोजन का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें इस काम किस चीजों से करना है जो हमें एक्सिस में ना हो। एक्सिस में तो हाइड्रोजन था ना, उसका कोई हमारे पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकलवा लिया ऐसे। अब ये देखो कि हमारे पास काम किस चीज का है, नाइट्रोजन और अमोनिया का। तो देखो नाइट्रोजन और अमोनिया का हमारे पास रेशो क्या था, मैं बना लेता हूँ नीचे फिर भी वापस। देखो नाइट्रोजन और अमोनिया का मेरे पास रेशो जो था वो था 1:2 का रेशो। इसका मतलब मेरे पास अगर नाइट्रोजन जो ऊपर मोल्स आए थे वो आए थे 0.026, तो अमोनिया के मेरे पास मोल्स कितने आ रहे थे x, तो x मैंने निकाल लिया था ऊपर ही 0.053। अब मुझे निकालना क्या था सवाल के अंदर, मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा हाँ यही तो निकालना था, मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए हमारे, देखो ठीक है भाई, मेरे क्या आ गए भाई, मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए। अब अगर सपोज करो इसी सवाल के अंदर सेकंड पार्ट होता मैस ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। हाँ भाई, तो अभी फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर सेकंड पार्ट होता सपोज करो ऐसा कोई कि मैस ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, तो तुम लोग क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं मैस और मोल के बीच में, और स्टार्ट किससे करते हैं 1 मोल। तो 1 मोल अमोनिया के अंदर कितना मैस होता है भाई, 14 + 3 17, और तुम्हारे पास मोल्स कितने 0.053। तुम क्या ये चीज नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे ना भाई, तो ये भी हो सकता था हमारे पास। तो देखो 17 इंटू क्या हो जाता है ये, 17 इंटू 0.053 विल इक्वल टू x। तो बच्चों आपका x क्या आ रहा है बताना, 0.901. 0.901। यहाँ पर 0.19 आ रहा है भाई मेरे पास सामने स्क्रीन पे, तो 0.901 आ रहा है भाई, ठीक है ग्राम्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों के सवाल आ सकते हैं भाई, आई होप इतना कोई मुश्किल तो नहीं था ये। अच्छा भाई अब आगे चलते हैं, ये सवाल तुम लोग कोशिश करो सॉल्व करने की। बोला गया है फाइंड द mass of iron formed when 0.26 gram of iron 3 oxide reacts with excess of carbon। हाँ भाई, तो अब एक तो जल्दी जल्दी इसकी इक्वेशन बना लो, और फिर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इसका थिंकिंग में सोचो, और फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये ऐसा करो, ये वाला सवाल होमवर्क लो भाई। अच्छा इक्वेशन भी खुद बनानी है भाई इसकी, ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में लो भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा सवाल आज का होमवर्क हो गया। इक्वेशन याद नहीं है किसी को, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन याद है पिछले साल का, तो आयरन ऑक्साइड रिएक्ट हम लोग करवाते हैं कार्बन के साथ, मोनोऑक्साइड के साथ। अच्छा ये कार्बन नहीं है, Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है। क्या मैंने कार्बन लिखा हुआ है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। और इसको मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये मुझे दो चीजें बनाकर देता है भाई, आयरन बनाकर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है। इक्वेशन मैंने बना ली है, बैलेंस तुम लोग करोगे, और इसके साथ साथ आयरन का मैस जो है वो तुम लोग खुद निकालोगे, ठीक है। ऊपर वाला प्रोसेस है बिल्कुल सीधा सीधा, जो ऊपर वाला हम लोग ने सवाल करा ना, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। सब चीजें इसमें सेम रहेंगी, बस एंड में तुम्हारे पास ये पार्ट 2 की जगह खाली करके तुम ये वाला प्रोसेस ही रिपीट कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला सवाल भाई आप लोग होमवर्क कर लेना। अब हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं फाइंडिंग दी
एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों बहुत आसान है ये वाला टॉपिक भी। तो तुम्हें अगर याद हो कि हम लोग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे, तकरीबन सारी चीजें ही सेम है इसमें। तो देखो हमारे पास एक चीज होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज होती है? एक तो सबसे बात कि भाई मॉलिक्यूल का नाम आ गया तो ये किसके लिए यूज होगा, तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ये इस्तेमाल होगा। एक बात ये हो गई। और इसके साथ साथ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि भाई आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है भाई। एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये है भाई C6H12O6, तो बताओ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, C6H12O6। तो तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को देख के नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हो, तो वो चीज क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसी से रिलेटेड दूसरी चीज है आपकी, वो है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता भी क्या, चलो ये भी बताता हूँ। इट इज दी सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन दी एटम्स। अब जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये है C6H12O6। तो अगर इसमें मैं रेशियो लूं, रेशियो से मतलब क्या है कि मैं इनको एक, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग कॉमन लेते थे ना बच्चों, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर तीन नंबर है आपके 6, 12 एंड 6। तो इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ भाई, या रेशियो क्या ले सकता हूँ? या रेशियो क्या आ रहा है भाई मेरा? मैं इन सबको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? C1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये H2 and O हो जाएगा। तो देखो हमारे पास C6H12O6 का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? CH2O। एक और एग्जांपल C6H6। इसका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूं भाई, तो मेरे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH होगा ना। देखो अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो मेरे पास CH आ जाएगा। इसके साथ साथ C12 और H22 एंड O11 ले लो, तो बताओ भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ भाई बच्चों, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है आपको। तो देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यही होगा, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसे नहीं है ना कि भाई हम जो रेशियो ले सकें, एक कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है इसका। तो हमारे पास जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो यही होगा, C12, H22 एंड O11, ठीक है भाई। और अगर मैं बोलूं कि भाई H2SO4, H2SO4 का बता दो जल्दी जल्दी एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही होगा। देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है? 2 है, सल्फर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है, ऑक्सीजन के साथ 4। तो बच्चा यहाँ पर यही गलती करता है कि भाई HSO2 बता देता मुझे, नहीं भाई इसका सेम होगा, H2SO4 ही होगा। सल्फर भी है ना, सल्फर को थोड़ी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं भाई। अच्छा भाई अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर बोला गया है अ कंपाउंड contained 4.6 gram of sodium and then 2.8 gram of nitrogen
एंड 9.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। और अब मुझसे बोला गया है कि भाई फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, हमें क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसे कॉलम बनाना है प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। पेपर में तो इतनी जगह नहीं होती बच्चों, तो वहां पर आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना। लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसे कॉलम बनाए। पेपर में अगर आप लोग ऐसा लगे कि हाँ भाई जगह है, तो फिर भी वहां पर भी कॉलम बना लेना। और जो पहले दिया हुआ है ना, वो पहले लिखना है। जैसे कि सोडियम आपको पहले दिया हुआ है, फिर बाद में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन लिख लिया। और फिर बाद में आपको क्या दिया हुआ है भाई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, मैसेज गिवन है, तो मैंने सबसे पहले मैसेज निकाल लिया। और मुझे सोडियम का मैथ कितना गिवन है, 4.6, नाइट्रोजन का 2.8 एंड ऑक्सीजन का मुझे गिवन है 9.6। अब आप लोगों को जो मैसेज गिवन है, आपको उनके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करते हैं। जो भी मैसेज आप लोगों के गिवन है, उनको आपको क्या कर देना है, इनके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देना। तो देखो, अगर मेरे पास सोडियम है 4.6 मैस मुझे गिवन है, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, इसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर बोलो बच्चों, एटॉमिक मास से आप लोग डिवाइड कर दोगे 23। एटॉमिक नंबर नहीं बच्चों, एटॉमिक नंबर से गलती से भी नहीं कर देना भाई, एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। ओके दिवाशीष। अच्छा भाई, सोडियम हमारे पास 4.6 डिवाइड बाय 3 हो 23 हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाय 14। ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 9.6 डिवाइड बाय 16। तो देखो हमारे पास इसका आंसर बताना, सबसे पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, 0.2। अच्छा बेसिकली ना, तुम अगर गौर करो ना, तो ये तुम मोल्स निकाल ले। अगर बेसिकली गौर करो, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास जो आपका होता है ना, मैस अपॉन MR/AR। ऐसा ही है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आप बेसिकली मोल्स निकाल, ठीक है। और 2.8 डिवाइड बाय 14 का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.2 आ रहा है इसका भी। और मेरे पास इसका क्या आंसर आ रहा है, 0.6। ठीक है। अब यहां तक हमारा आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को क्या करना होता था भाई, हम लोग को इन सब के बीच में एक रेशो निकालना होता था कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा, तो उनसे इन सबको हमें डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करोगे, छोटा सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 0.2 है, तो 0.2 से आप लोगों ने इनके रिस्पेक्टेड जो नंबर्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। तो देखो हमारे पास 0.2 को मैंने 0.2 से डिवाइड कर दिया, सोडियम वाले को भी डिवाइड कर दिया, नाइट्रोजन वाले को भी डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन वाले को भी डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया भाई 3 आ गया। तो देखो इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर्मूले के अंदर मेरे पास क्या था कि सोडियम 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Na1, नाइट्रोजन भी 1 है 1, एंड ऑक्सीजन 3 है। तो इसका हमारे पास अगर मैं इसको मजीद सही करके लिखूं, तो NaNO3, इसका हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है भाई, NaNO3। बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है ना, तो इस साल तो आई होप कोई इशू नहीं होना चाहिए भाई। मोल्स में बहुत आसान चीज है ये। अब आगे चलते हैं भाई, सवाल देखते हैं भाई।
1.24 grams of phosphorus was burned completely in oxygen to give 2.84 grams of phosphorus oxide। ठीक है भाई, इसने कह दिया 2.84 ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड हमें दिया। फाइंड दी empirical formula एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों अब इसमें सवाल में ना भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया भाई सवाल में। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर mass of phosphorus oxide is 284 grams। ठीक है भाई, अब हमारे पास यहां पर तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले हमारे पास फॉस्फोरस है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपको क्या बनाकर दे रहा है? वो आपको बनाकर दे रहा है फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाकर दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास क्या इन तीनों चीजों के मैसेज गिवन है? एक, दो और हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ना। तो देखो भाई हमारे पास फॉस्फोरस 1.24 है, और मैंने कोई चीज मिस करी है। 1.24 of phosphorus was burned completely with, ओके एक मिनट, मैंने ऑक्सीजन का मास मिस कर दिया भाई। with 1.60, वही तो मैं कहूँ 1.60 mass of oxygen to give 2.84 grams of phosphorus oxide। Find the empirical formula of the phosphorus oxide। अच्छा भाई ये 2.84 दे रहा था हमें। अच्छा फॉस्फोरस ऑक्साइड का मुझे क्या निकालना है भाई? सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए तुम्हें कौन सी दो चीजें यूज करनी है? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्साइड। देखो हमें नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें दो चीजें होंगी, एक फॉस्फोरस होगा एक ऑक्सीजन होगा, लेकिन हमें इन दोनों की ये दोनों चीजें नहीं पता। ऐसा ही है भाई कि भाई फॉस्फोरस के साथ कौन सा नंबर है और ऑक्सीजन के साथ कौन सा नंबर है, तो ये हमें निकालना है। तो ये हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर फॉस्फोरस का मैस और हम लोग यूज करेंगे इसमें ऑक्सीजन का मैस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास फॉस्फोरस का मेरे पास मैस कितना गिवन है भाई? 1.24 गिवन है। और फॉस्फोरस का मेरे पास बच्चों जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 31। और मेरे पास ऑक्सीजन है 1.60 और मेरे पास ऑक्सीजन का मैस कितना होता है भाई? 16। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कितने आ रहे हैं देखो? 0.04 0.04 और इसकी कितना है? 0.1 0.1। ओके, अब मुझे क्या निकालना है भाई? इनके बीच में रेशियो निकालना है। तो मैं जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दूंगा। 0.1 डिवाइड बाय 0.04। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है भाई? 1.5
इसका तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 1 और इसका आंसर आ रहा है 2.5। तो क्या कभी तुमने ऐसा फॉर्मूला देखा है? नहीं। P1O 2.5 ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई। तुम्हारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा उसके अंदर हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारे पास ये नंबर्स होंगे बच्चों, ये आपके होंगे होल नंबर। ठीक है भाई, ये आपके होंगे होल नंबर। तो आप क्या करोगे, अब इसको, जो आपका फॉर्मूला है ना, वेरी गुड, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। आप कोशिश करोगे भाई मैं ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो होल फॉर्मूला है ना वो होल नंबर में आ जाए। तो देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप, तो आपका हो जाएगा P2O5। मेरे पास आ गया है फास्फोरस ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, फास्फोरस ऑक्साइड का मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बच्चों, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। तो मुझे चाहिए भाई अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैं अगर आपको वो बताऊं, फॉर्मूला वो ये होता था कि मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल मैस। देखो मॉलिक्यूलर मैस जो है वो तुम्हारे पास गिवन था, मॉलिक्यूलर मैस तुम्हारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 284। और तुम इसको डिवाइड बाय कर दोगे एम्पिरिकल मैस से। एम्पिरिकल मैस कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला। और तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर 2 फास्फोरस है, 5 ऑक्सीजन है, तो 2 फास्फोरस प्लस 5 ऑक्सीजन। तो देखो फास्फोरस का कितना आ रहा है, 142 आ रहा है। ठीक है भाई, तो 284 ओवर 142। अच्छा बच्चा यहाँ पर एक और चीज समझता है कि जो n है ना, ये नंबर ऑफ मोल है। बच्चों ये n नंबर ऑफ मोल नहीं होता, ये n इंटीजर होता है। ठीक है, तो 284 डिवाइड बाय 142 2 आ गया। अभी जो आपका इंटीजर आया ना, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो निकालने का तरीका है ना वो ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, n कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था P2O5। तो ये जो 2 है ये P से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P4O10 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। किसी को अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछो भाई, वरना एएस वालों आप लोग जा सकते हो भाई। अल्लाह हाफिज।